नमस्कार, नई परख पर आप सब लोगों का स्वागत है। मैं कमल नयन चौबे आज आपसे निर्वाचन आयोग की कारगुजारियों के कारण उसकी बन रही छवि के बारे में कुछ बातें कहना चाहता हूँ। आप सब लोगों ने शुभांकर मिश्रा का पॉडकास्ट देखा होगा, यूट्यूब पे उनके पॉडकास्ट दिखते हैं और हाल ही में उन्होंने अवध ओझा जी का एक लंबा इंटरव्यू किया है। अवध ओझा आम आदमी पार्टी में रहे हैं, अब वो उस पार्टी से निकल गए हैं। कई सारी बातों का वो बहुत ही रोचक तरीके से जवाब देते हैं, नरेंद्र मोदी की खूब तारीफ करते हैं और वे यह भी मानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के फॉलोअर्स की एक बड़ी संख्या है। लेकिन इस पूरी बातचीत का एक बड़ा ही मज़ेदार अंश है जहाँ पर शुभांकर मिश्रा उनसे पूछते हैं कि क्या वे यह मानते हैं कि ईवीएम की हैकिंग होती है? तो उसके जवाब में अवध होजा ये कहते हैं कि हाँ, बिल्कुल होती है। फिर शुभांकर मिश्रा उनसे यह कहते हैं कि आप तो बहुत अजीब बात कर रहे हैं क्योंकि खुद आम आदमी पार्टी दिल्ली में लगातार 2 बड़े बहुमत से चुनाव जीत चुकी है। तो इसके बाद अवध ओझा यह कहते हैं कि मैं यह भी कह रहा हूँ कि बंगाल में ममता बनर्जी जीत जाएँगी क्योंकि काफ़ी सोच समझ कर ईवीएम में घाल-मिल किया जाता है। कम से कम भारतीय जनता पार्टी ये मान कर चलती है कि वो 10 राज्यों को विपक्ष को दे देगी और बाकी राज्यों में अपनी सरकार बनाएगी। अवध ओझा का जो यह विचार है, उसमें कई तरह के कंडीशंस हम लगा सकते हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि वे नरेंद्र मोदी की भी तारीफ़ करते हैं, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग यह कह सकते हैं कि वे आम आदमी पार्टी के सदस्य रहे हैं और उनके बयान को एक राजनीतिक व्यक्ति के बयान के रूप में ही देखा जाना चाहिए। यह बात बिल्कुल सच है, लेकिन मैं इसके साथ ही आप सभी लोगों से यह भी कहूँगा कि आप आम लोगों से बातचीत कर देखिए। आम लोग का मतलब यह है कि ऐसे लोग जो चुनावों के पहले मोटे तौर पर इस बारे में फैसला करते हैं कि उन्हें किसे वोट देना है। ऐसे लोग जो सरकार की नीतियों की एक तरफ़ा आलोचना नहीं करते हैं, ऐसे लोग जो नरेंद्र मोदी जी के अंधभक्त नहीं हैं। अगर आप उनसे बातचीत करेंगे तो आप ये पाएँगे कि धीरे-धीरे करके ऐसे लोगों के भीतर यह भावना गहरे रूप से बैठती जा रही है कि हमारी जो चुनाव प्रणाली है, उसमें कुछ न कुछ गोरख धंधा हो रहा है। उसमें कई स्तरों पर गड़बड़ी है और उस गड़बड़ी को रोकने का काम निर्वाचन आयोग नहीं कर रहा है। बल्कि निर्वाचन आयोग उस पूरी प्रक्रिया पे पर्दा डालने का काम कर रहा है और उसको वो बढ़ावा दे रहा है। और जो निर्वाचन आयोग की ऐसी छवि बनी है पिछले 1 दशक से भी ज़्यादा समय में, उसका प्रमुख कारण यह है कि निर्वाचन आयोग के भीतर जो लोग काम कर रहे हैं, वे पूरी तरीके से सरकार के एजेंट के रूप में ही काम कर रहे हैं। ऐसा लगता है मानो उन्हें आदेश सरकार के द्वारा, एग्ज़ीक्यूटिव के द्वारा मिलता है और वे उसे लागू करने के एक साधन मात्र हैं। कुछ दिनों पहले मेरी कुछ अपने सहकर्मियों से भी बातचीत हो रही थी और उस बातचीत में भी उन लोगों का यह मानना था कि नरेंद्र मोदी वैसे तो लोकप्रिय नेता हैं, लेकिन उनकी लोकप्रियता में पहले की तुलना में गिरावट आई है और भारतीय जनता पार्टी, यह उन्होंने आखिर में जोड़ा कि भारतीय जनता पार्टी जो जीत रही है, वो बहुत सारे तिकड़म करके जीत रही है। अब ये जो तिकड़म की बात होती है, उस तिकड़म में कुछ लोग यह कह सकते हैं कि रुपए का देना शामिल है, कुछ लोग यह कह सकते हैं कि चतुराई से दूसरे दलों को तोड़ लेना शामिल है, कुछ लोग यह कह सकते हैं कि छोटे-छोटे दलों के साथ गठबंधन कर लेना शामिल है। लेकिन बहुत सारे लोग अब ये मानने लगे हैं कि इसमें चुनाव में धांधलीबाज़ी भी सम्मिलित है। और अगर आप इस बात को थोड़ा और नज़दीक जाकर देखेंगे तो कई सारे पत्रकार जो तुलनात्मक रूप से किसी एक खेमे के पत्रकार नहीं माने जाते हैं, यानी कि वो सीधे तौर पर यह नहीं कहते हैं या इस रूप में खुद को प्रस्तुत नहीं करते हैं कि वे नरेंद्र मोदी की सरकार या भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ कमी ही देखेंगे, बल्कि वे जहाँ मौका उन्हें मिलता है, वे भारतीय जनता पार्टी की, उनके कार्यकर्ताओं की तारीफ भी करते हैं। ऐसे पत्रकार भी अब यह मानने लगे हैं कि कई सारी गड़बड़ियाँ निर्वाचन आयोग के द्वारा की जाती हैं। वे सीधे तौर पर वोट चोरी की बात नहीं कहते हैं, लेकिन मिसाल के तौर पर राजीव रंजन जैसे पत्रकारों ने हाल के समय में इस बात पर जोर दिया है कि बहुत सारी गड़बड़ियाँ निर्वाचन आयोग कर रहा है, वोट चोरी के अलावा। वो ऐसे कदमों की इजाज़त भारतीय जनता पार्टी और उसके समर्थक दलों को दे रहा है, जैसी इजाज़त वो विपक्षी दलों को नहीं देता है। और इस संदर्भ में मुख्य तौर पर उनका इशारा था बिहार में 10,000 रुपए की योजना को लागू करने की एक तरह से सहमति दे देना और इसके अतिरिक्त जो निर्वाचन आयोग ने पिछले साल यह फैसला किया था कि हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव एक साथ नहीं कराए जाएँगे, जबकि पिछले 15 सालों से ऐसा ही होता रहा था। तो निर्वाचन आयोग का हर कदम उन्होंने अपनी इस बात पर जोर डाला है, इस बात को दिखाता है या इस बात की ओर इशारा करता है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिल सकता है। निर्वाचन आयोग ने अपनी छवि के ऊपर हो रहे आक्रमणों का जवाब देने की कोशिश नहीं की है। मसलन उसने कभी यह बताने की कोशिश नहीं की है कि जो आरोप वोट चोरी के लग रहे हैं, उसमें कितनी गड़बड़ियाँ हैं, उन आरोपों में या कितनी सच्चाई है।
उसका जवाब देने की कोशिश निर्वाचन आयोग की तरफ से नहीं हुई है। एक बार ज्ञानेश कुमार जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, लेकिन उसमें उन्होंने जितना जवाब दिया, उससे ज़्यादा चीज़ों को उलझा दिया। उन्होंने राहुल गांधी को चुनौती दी कि वे 7 दिन के अंदर माफ़ी माँगे, अन्यथा उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, यह बात उनके लहजे में सम्मिलित थी। राहुल गांधी ने कोई माफ़ी तो नहीं माँगी, लेकिन ज्ञानेश कुमार जी ने भी कोई अपनी तरफ से कार्रवाई नहीं की। उसके बाद राहुल गांधी का एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने बहुत ही क्रेडिबल सबूत दिए और उन सबूतों के आधार पर उन्होंने दिखाया कि काफ़ी सारी गड़बड़ियाँ हमारे देश में हो रही हैं। उनका आरोप तो बहुत ही गंभीर रहा। उन्होंने कहा कि 25 लाख वोटर्स हरियाणा में जोड़े गए। उन्होंने एक-एक उदाहरण दिए। आप अगर उस दौर को याद करेंगे तो आप ये पाएँगे कि उसके बाद से बहुत सारे समाचार पत्रों ने या बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के चैनल्स हैं, उन्होंने राहुल गांधी के आरोपों को एक तरीके से प्रभावहीन करने की कोशिश की। इंडियन एक्सप्रेस जैसे अखबार ने यह दिखाया कि जब उसके संवाददाता गए फील्ड में, तो उन्होंने पाया कि राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए हैं, उसमें कोई दम नहीं है। लेकिन कुछ जगहों पर, मिसाल के तौर पर दैनिक भास्कर की तरफ से की गई रिपोर्टिंग में यह बताया गया कि राहुल गांधी के आरोपों में काफ़ी सत्यता है। उसने ये दिखाया कि हरियाणा में एक जगह जब उसके संवाददाता गए, तो जहाँ पर 7 लोगों के रहने की जगह है, वहाँ पर सैकड़ों लोगों का मतदान पत्र बना हुआ था उसी एड्रेस पर। तो जो बातें छिपाने की कोशिश सरकार की तरफ से, निर्वाचन आयोग की तरफ से, मीडिया की मदद से की जा रही है, उसमें से भी कई सारे लूप होल से बातें सामने आ जाती हैं कि असल में जो आरोप लगाया जाता है, वह काफ़ी गंभीर है। अब हुआ यह है आज के दौर में कि जो निर्वाचन आयोग है और जो केंद्र सरकार है, उसने जो वोट चोरी का आरोप हो या फिर एसआईआर के मामले में जल्दबाजी का आरोप हो, इन सब चीज़ों को जवाब देने के बोझ से खुद को मुक्त कर लिया है। आप सब ये जानते हैं कि 19-20 से ज़्यादा बीएलओ ने सुसाइड कर लिया है। किसी एक व्यक्ति का सुसाइड करना एक पूरे परिवार को उस व्यक्ति की जान तो गई ही, उस एक पूरे परिवार को भी वो खालीपन दे देता है। कई सारे परिवारों के जो आर्थिक मदद का एक स्रोत था, वह खत्म हो गया, परिवार का पालनहार खत्म हो गया। लेकिन क्या हिम्मत है निर्वाचन आयोग के भीतर कि वह इस पूरे मसले पर ज़बान खोलने के लिए तैयार नहीं है? आखिर ऐसी कौन-सी चीज़ है जिसके कारण से निर्वाचन आयोग एक निश्चित समय के भीतर ही कई सारे राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया पूरी कर लेना चाहता है? क्या निर्वाचन आयोग का ये दायित्व नहीं बनता है कि वो इन चीज़ों का जवाब दे? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संविधान दिवस के दिन बहुत सारे लोगों को ईमेल के माध्यम से एक लेटर लिखा। आप सबको भी वो लेटर मिला होगा, मुझे भी मिला और प्रधानमंत्री की तरफ से डियर कमल जी कहा कि उसमें संबोधन भी था। बातें बड़ी अच्छी-अच्छी थी, संवैधानिक संस्थाओं की बातें थी, संविधान की बातें थी। लेकिन आप इस बात पर ध्यान दीजिए कि क्या केंद्र सरकार ने कभी यह दिखाने की कोशिश की है कि जो भी आरोप उसके ऊपर लग रहे हैं, उन आरोपों में कोई दम नहीं है। ऐसा लगता है कि वे इसी बात से बिल्कुल मुतमईन हैं कि जो गोदी मीडिया है, वह इन सारे हमलों को कुंद करने के लिए काफ़ी है। अगर वो एक दूसरा नैरेटिव चला देगी, तो बिल्कुल धीरे-धीरे करके लोग इस बात को भूल जाएँगे कि चुनाव में गड़बड़ी के कितने गंभीर आरोप लगे थे। और कई बार विपक्षी दलों की राजनीति के कारण भी उन्हें ऐसा करने में मदद मिलती है। मिसाल के तौर पर बिहार में जिस तरीके से महागठबंधन ने अपने आप को संचालित किया, उसमें कई कमियाँ थीं, लेकिन इससे जो यह एक अनएक्सपेक्टेड रिज़ल्ट आया और उसके पीछे की जो गड़बड़ियाँ थी, वह मामला बिल्कुल गायब नहीं हो जाता है और भारतीय जनता पार्टी की उम्मीद यही है कि वो पूरा का पूरा मामला गायब हो जाए। असल में प्रधानमंत्री को अगर वो सच में लोकप्रिय हैं, उन्हें अपनी लोकप्रियता पे विश्वास है, तो एक पारदर्शी व्यवस्था की स्थापना करनी चाहिए, जहाँ पर उन्हें यह बताना चाहिए कि आखिर वो ये क्यों चाहते हैं कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति में उनके और उनके एक प्रिय मंत्री की ही चले। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया कि 3 तरह के न्यूट्रल व्यक्ति मिलकर मुख्य निर्वाचन आयुक्त का चुनाव करें? आखिर वे इस बात को सुनिश्चित क्यों नहीं करते हैं कि जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं, उनका सिलसिलेवार जवाब सामने आए ताकि आम लोगों की आस्था निर्वाचन प्रक्रिया में बनी रहे। इस तरह की कोशिश जब उनके द्वारा नहीं की जाती है, तो उन्हें एक पल के लिए ऐसा लग सकता है कि वे सारे नैरेटिव्स को कंट्रोल कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग सकता है कि उन्होंने विपक्ष को धूल चटा दी है। उन्हें ऐसा लग सकता है कि वे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से एक ऐसा नैरेटिव गढ़ रहे हैं जिसमें वे एक महामानव के रूप में सामने आ रहे हैं। रोज़ नए मुद्दे सामने आ रहे हैं, उन नए मुद्दों में वे एक चमत्कारी नेता के रूप में सामने आ रहे हैं, एक ऐसे नेता के रूप में सामने आ रहे हैं जिसने भारत की सभी समस्याओं को दूर कर दिया है। लेकिन हकीकत ये है कि वो तो समस्याएँ दूर नहीं हो रही हैं, समस्याएँ गहरी होती जा रही हैं, पर इन सब नैरेटिव्स के पीछे भी
जो आम जनता है उसके भीतर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कर यह भरोसा बैठता जा रहा है कि हमारी निर्वाचन प्रक्रिया में गड़बड़ी है। और अगर उस गड़बड़ी के संदेह के प्रति लोगों के मन में जो एक संदेह है उसके प्रति कोई एक जवाब नहीं आता है, सरकार की तरफ से, निर्वाचन आयोग की तरफ से, तो यह हमारे लोकतंत्र के प्रति लोगों की आस्था को कमज़ोर ही करेगा। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि जो भी संस्थाएँ हैं, जो भी उन संस्थाओं की शिखर पर बैठे हुए लोग हैं, वे उन संस्थाओं की गरिमा को प्रोटेक्ट करें। किसी भी तरह से सत्ता बनाए रखने में अगर वो सफल हो भी जाते हैं और हो सकता है कि वो सच में लोकप्रिय नेता भी हों, लेकिन अगर उन संस्थाओं की कार्यपद्धति के बारे में आम लोगों में एक संदेह व्याप्त हो जाता है, तो निश्चित रूप से जो आने वाला समय है, वो हमारे लोकतंत्र के लिए काफ़ी खतरनाक समय साबित हो सकता है। इसलिए यह ज़रूरी है कि बिल्कुल खामोशी ओढ़ कर निर्वाचन आयोग काम ना करे। वे यह ना समझे कि जो लोग सवाल उठा रहे हैं, उनका काम ही सवाल उठाना है, हम क्यों इनका जवाब दें, बल्कि उसे बिल्कुल ही सिस्टमैटिकली हर सवाल का जवाब देना चाहिए। और अगर वह जवाब नहीं दे रहा है, तो निश्चित रूप से वह अपनी लेजिटिमेसी को, अपनी वैधता को, अपने प्रति लोगों के विश्वास को कमज़ोर कर रहा है। और यह चीज़ जो है, वह अंत में उस संस्था को रसातल में पहुँचा देगी, जो संस्था एक समय पूरी दुनिया में सबसे विश्वसनीय संस्था मानी जाती थी, यानी भारत का निर्वाचन आयोग। आज की अपनी इस चर्चा को मैं इसी बिंदु पर विराम देता हूँ। हम कल फिर मिलेंगे और किसी अन्य मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे। कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले मैं सभी दर्शकों से अनुरोध करूँगा कि वे नई परख चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ नियमित रूप से जुड़ें, हमारे कार्यक्रमों पर अपनी टिप्पणियाँ भी ज़रूर दें। नमस्कार।